वो रिकॉर्डिंग की वजह से तो ना, रिकॉर्डिंग की वजह से ही मैं मोबाइल से नहीं पढ़ाता, मुझे उससे पढ़ाना होता है ना, रिकॉर्डिंग नहीं। चलो ठीक है, सो कैटलिटिक रिडक्शन, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड, मतलब अगर जिंक और एसिटिक एसिड ले लेना, अपन जिंक और एसिटिक के लिए सोडियम और इथेनॉल भी ले सकते हैं, या फिर सोडियम और मतलब और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि एक ही रिएक्शन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, एक ही रिएक्शन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, राइट ना, मतलब रिवीजन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना अपन को एनसीईआरटी और अपना मेंस वाला पार्ट, मतलब आप ये अज्यूम कर लो कि मेंस के सारे क्वेश्चन, ठीक है, और स्कूल वाला पार्ट सारा अपना हो जाएगा। तो उस टाइप से अपन एक पढ़ रहे हैं और फिर अपन एक रिवीजन करेंगे जिसमें अपन एडवांस लेवल पर। तो अब मान लो अपने पास एक ऐसे कैटालिटिक रिडक्शन लिखा मैंने, तो अपने पास मान लो एग्जांपल लेते हैं, मुझे ऐसे लिखो CH3Cl और CH2CH2, इसको मैंने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, मैं हटा दूंगा Cl को और इसकी जगह हाइड्रोजन डाल दूंगा और इसमें CH, ये प्रोडक्ट है, राइट।
क्या वो अभी दिख रहा है तुम लोग को या अभी भी मतलब अभी सर वो अपने लाइट रिफ्लेक्शन ना लाइट का सर ये वाला मतलब इस साइड में ठीक है ठीक है अभी ब्लर है नहीं सर नहीं है मेरे चलता है तो क्लास ना हो चलेगा लेकिन किसी को डिस्टर्ब हो नहीं होनी चाहिए सबको मतलब वो रहना चाहिए अगर किसी एक को भी प्रॉब्लम आएगा ना तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा लोग भी रिकॉर्डिंग पे नहीं रिकॉर्डिंग मतलब उतना वैसे नहीं होता इफेक्टिव नहीं होता स्क्रीन इससे दिख रहा है अरे नहीं लेकिन अभी कैसे चलो चलो आवाज आ रही ना यस सर बट इको हो रही है सर बहुत एको हो रहा है ठीक है नहीं नहीं ये भी लगा हुआ था वो भी कैच कर अब आ रही है आवाज हाँ सर अभी आ अभी तो आएगी यार तो ठीक किसी का फोन आए ना उसमें बहुत ज्यादा है मतलब मुझसे सभी बोलते हैं कि आप इस फोन से क्यों नहीं करते तो इसका तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर है ना मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर में भी आराम से देखता है उसको भी पास लेके आते उस टाइप से लेकिन मैं यूज ही नहीं करता मुझे लगता है छोड़ो यार उसको वैसे मुझे आईफोन पसंद है जबरदस्त दिला रखा है वो भी आइडिया वो उन्होंने लिया और मेरे पास आ गया कि हमारा आईफोन है इसको यूज करो और मैं 1 महीने तक उनको बोलता रहा कि मुझे ये पसंद नहीं मुझे अच्छा नहीं बड़े अच्छा लगेगा तुमको लगेगा
इसलिए मैं उसको सीखता भी नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसमें इतने फंक्शन है ना, उसको दूर से भी बोलो अपने आप काम करता है। तो उसको फोन लगा दो जरा, है ना, तो उस पे सीरियस तो उसी से बोल रहा था मैं कि जरा डीएनडी ढूंढ के दिखाओ। ठीक है, क्यों देखता हूँ ना वो लोग सब उसी से करते रहते हैं कि उसको बोलते रहते हैं, वो सब एडजस्ट करते हैं। चलो ठीक है। तो चलो भाई, एक ऐसा भी कर लेते हैं, एक बीआर गिवन है, एक CH3 ऐसे और एक CH3 ऐसे, इसको जिंक से रिएक्ट करेंगे ना। इस बार ठीक है, अपन को एनसीईआरटी में जिंक से गिवन है, सोडियम गिवन नहीं है, इसलिए अपन मोस्टली एनसीईआरटी वाला पार्ट ही यूज करेंगे। तो विल राइट लाइक दिस, जो भी एल्केन अपन को गिवन है एल्केन में कन्वर्ट कर देना है बस। लो भाई हो ये एल्केन राइट ना, मतलब बीआर को हटा के सीधा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द रोल ऑफ कैटलिस्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पार्ट से क्या होगा वो अपन को पता, ठीक है ना। बी है, सो उसको अपन लिखते हैं नेम रिएक्शन होता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन होता है when alkyl halides reacts to form alkanes when treated with sodium atom. With sodium atom, when treated with sodium atom in presence of ether, ठीक है ना। तो अपन इसको ड्राई ईथर भी लिख लेते हैं, क्योंकि ड्राई इसलिए बिकॉज़ वी आर यूजिंग द सोडियम, और सोडियम तो मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए अपन ड्राई ईथर लिखते हैं। तो विल राइट दैट, एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। मेरे पास दो एल्काइल हैलाइड है, अब 2 मोल्स लिख लो, इसमें 2 मोल्स सोडियम ऐड कर लो और ड्राई ईथर लिख लो। ड्राई ईथर लिखूंगा तो विल गेट द एल्केन एंड ट्वाइस ऑफ सोडियम हैलाइड्स, ये राइट। Ether is a very good solvent to dissolve alkyl halides. These are alkyl halides. So ether is a very good solvent to dissolve alkyl halides. Is a good solvent to dissolve alkyl halides. Ether is a very good solvent to dissolve alkyl halides. ठीक है, तो लिखते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपने पास ऐसे CH3 CH2 Cl, और इसको रिएक्ट करते हैं अपन सोडियम बैटरी के साथ। 2 मोल्स लेने होते हैं CH3 CH2 Cl। तो जिस कार्बन से Cl अटैच है, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज द इथाइल क्लोराइड, जिस कार्बन से Cl अटैच है उस कार्बन से Cl को हटाओ, इसके कार्बन से Cl को हटाओ, दोनों कार्बन को आपस में टकराओ, फिर क्या करोगे, मैंने दोनों कार्बन एटम को आपस में ज्वाइन किया, ये बात राइट। तो विल गेट द एल्काइल। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं ऐसे कर सकता है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, दिस इज बेंजाइन, जबकि इसको अपन इथाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। तो ये नाम भी लिखना है, नाम वगैरह थोड़े से अपन को आने चाहिए। सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है
जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, राइट ना, उस कार्बन से हम उस कार्बन को दोनों में से हेलोजन को हटा के और उनके कार्बन को आपस में जोड़, तो विल गेट द। तो इसमें तो अपन 1,2 डाइफिनाइल ईथेन लिख सकते हैं, भाई फिनाइल 1,2 डाइफिनाइल ईथेन लिख सकते हैं, फिनाइल ग्रुप ना, डाइफिनाइल ईथेन इज द राइट ना प्रोडक्ट ऑफ। तो विल राइट लाइक दिस, ऐसे अपन ईथर्स में प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है ना, हमको दो मोल्स जो अपन यूज करेंगे ना, दो मोल्स अल्काइल हैलाइड, दो मोल्स अल्काइल हैलाइड जो अपन यूज करेंगे ना, वो सेम होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये होगा तो वही इधर भी होना चाहिए, मतलब दो मोल एक जैसे। बिल्कुल, if we use different alkyl elements, if we use different alkyl elements, halides, तो obviously बात है, अगर different यूज करना है अपन को, तो we can write like this, if we use different alkyl halide, तो अपन कहेंगे सपोज मेरे पास एक एसिड और सोडियम के साथ रिएक्ट करके अपन एसिड ड्राई कर देंगे। तो फिर उस केस में क्या होता है, इस टाइप के एल्काइल हैलाइड दूसरे इसी टाइप के एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल थोड़ा रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल उसका 1 मोल इसका, 1 मोल का मतलब तीनों हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स है ना। तो होगा कि भाई अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल इसी टाइप के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले तो ये बन जाएगा जैसे इसमें आपने बना रखा है। अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल इसी टाइप के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले तो ये बन जाएगा, और अगर दोनों आपस में ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से रिएक्ट कर ले तो फिर ये बन जाएगा। मतलब यहां पर अपन को मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनने, राइट ना। सो एल्काइल हैलाइड दैट वी गेट mixture of elements which is difficult to separate, क्योंकि ये तीनों ही गैसेस होते हैं, ये नहीं करेंगे इनको सेपरेट नहीं कर सकते ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन से, तो राइट। अगर गैसेस को सेपरेट करना होता है तो अपन कैसे करेंगे, ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन से, लेकिन मुश्किल होता है इनको सेपरेट करना। सो वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। उनको सेपरेट करना अपने लिए थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो इसलिए अपन कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। इस मतलब अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेके अनसिमेट्रिकल टाइप एल्केन नहीं बना सकते। सो देयर कैन बी लिमिटेशन वी कंसीडर, ये लिमिटेशन हो जाएगा सब से। लिमिटेशन क्या हो गया, we cannot use different alkyl elements in Wurtz reaction. So we can't prepare unsymmetrical alkane, अपन unsymmetrical alkane नहीं बना सकते, ठीक है। we can't prepare unsymmetrical alkane नहीं बना सकते। unsymmetrical मतलब जिसमें odd number हो, राइट ना, और odd number of alkane, unsymmetrical or odd number of alkane, or alkane with odd number of carbon, alkane or alkane with odd number of carbon। भाई odd number of carbon atom तो कोई तो अपन unsymmetrical बोलते हैं, ये तो symmetrical है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको अपन symmetrical बोलते हैं। उसको दो इक्वल पार्ट में कैसे करोगे, एक तरफ मिथाइल ग्रुप होगा, एक तरफ इथाइल, ठीक है।
दूसरा अपन लिखेंगे अगर मुझे दो एल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा मतलब एक ये और एक ये तो मैं इसमें एक को HCl नहीं ले सकता मतलब मीथेन कैन नॉट बी तो ऐसे नहीं कर सकते ना तो अपन कहेंगे देखो इन दोनों को जोड़ दो तो मीथेन बन जाएगा नहीं HCl यूज नहीं कर सकते आपको एल्काइल अलग लेना पड़ेगा एक कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा ना तो अपन कहेंगे वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन बाय methane can't be prepared by this method. Can't be prepared by this method. आप मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते we cannot use tertiary alkylates tertiary alkylate मतलब ऐसा in this reaction otherwise we get alkenes अब वो उतना अपन को अभी नहीं पढ़ना है बाद में बताऊंगा but we know that why cannot we use because we get alkenes alkene as a product इसलिए अपन उसे यूज नहीं करेंगे a reaction follows जो Wurtz reaction होता है the Wurtz reaction follows free radical mechanism Wurtz reaction follows generally the free radical mechanism the free radical रेडिकल मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा कैसे रेडिकल मैकेनिज्म में जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना फ्री रेडिकल बनाने में वो बॉन्ड होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होता है तो रेडिकल अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा वो कैसे रेडिकल होता है तो इसको भी मैं कभी वापस मैकेनिज्म बताऊंगा ठीक है ना सो दिस इज अबाउट द Wurtz third we can write is from decarboxylation decarboxylation of carboxylic acids carboxylic acids that is removal of CO removal of CO decarboxylation of carboxylic acid means the removal of CO तो इसमें अपन क्या करेंगे अगर अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर अपन रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ which is a catalyst and calcium oxide which is a dehydrating agent so we get a product RH plus Na2 तो यहां से मैंने CO2 को हटा इसको रिमूव किया that is decarboxylation removal of CO है ना decarboxylation में अपन रिमूव करेंगे CO NaOH act as a catalyst in this NaOH act as catalyst चल रहे हैं तो इसलिए तो लैपटॉप के लिए मूव करता हूँ लैपटॉप क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे किसी और के लिए बोलूँगा so NaOH act as catalyst and calcium oxide as dehydrating agent what dehydrating agent is NaOH plus calcium oxide
is called soda. इसको अपन कहते हैं सोडा. In any reaction, तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बनती है. अपन को फर्क नहीं पड़ता कैसे का. अब ऐसा दे, मैं सोडा लाइन से रीड करता हूँ. मैं ये वाला CO2 हटा दूंगा कार्बोक्सिलिक एंड विल गेट दिस. ये हटाऊंगा हाइड्रोजन को इससे जैसे पता ही है. That is removal of CO2. In any reaction, कभी-कभी अपन को ऐसे भी लिखो, मतलब अपन को डायरेक्टली ऐसे और ऐसे भी होता है. मतलब अगर सोडियम सॉल्ट में भी गिवन है ना, तो भी अपन क्या कर सकते हैं उसको डिकार्बोक्सिलेट. ये लिखना जरूरी नहीं है. अगर आप लिखना है आपको लिखो, नहीं लिखना है मत. प्रोडक्ट क्या होगा वो बता. Find the products of it. जैसे अपन को ऐसे सपोज ये एक रिएक्शन में अपन को ऐसे करना है. इसको रीड करते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं नेगेटिव. और एक को मैं रिएक्ट करूंगा सोडियम एंड ट्राई. वी गेट बी. तो बताओ A और B क्या है. इस टाइप से क्वेश्चन बताओ A और B क्या है. हो गया. A और B बताना है आपको.
हो गया। ए क्या आया अपने पास, इसको हटा दें CO2 को और ऐसे बना देते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा और ये तो गुड्स रिएक्शन है ना भाई, सोडियम ईथर मतलब गुड्स रिएक्शन। तो आप हैलाइड्स को आपस में ज्वाइन करते हो तो हैलाइड्स चलो कर दो तो BS ठीक है, हो गया ठीक है हो गया। राइट ना, तो मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर दिया ना आपस में अपन ने, तो प्रोडक्ट बन गया। ये तो पढ़ा गुड्स रिएक्शन। अब एक मेथड होता है, एक और मेथड होता है प्रिपरेशन का, दैट इज कॉल्ड Wolbers electrolysis। दैट मेथड इज कॉल्ड Wolbers electrolysis। ठीक है, एक और मेथड होता है, तो फोर्थ मेथड electrolysis। Electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid, potassium salt of carboxylic salt of carboxylic acid in aqueous solution, in aqueous solution, sodium और potassium salt of carboxylic acid in aqueous solution। तो अपन क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैंने यहां भी यूज, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, NaOH से रिएक्ट करोगे तो पहले सोडियम एस्टेट ही बनेगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सोडियम कार्बोक्सिलिक है। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दो मॉलिक्यूल्स लेके और वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, जो ये वाला एल्केन ग्रुप जो मैंने यहां पर लिखा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इस एल्केन ग्रुप से आप एल्केन, मतलब यहां पर मैं दो मोल्स लेने वाला हूं, ठीक, प्लस CO2 बनाता हूं क्योंकि दो मोल CO2 बन जाएगा, इस वाटर है तो दो मोल्स NaOH और एक मोल H। ये दोनों एनोड में बनेंगे और ये दोनों कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा आपने, मना नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा राइट ना, तो यार जिसने इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ा तो होगा क्योंकि लॉकडाउन तो अभी 2 साल से ही लगा हुआ है ना। चलो अच्छा देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में तुमको एक बात पता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड, राइट, इसमें कैथोड होता है, एनोड होता है। अपन को कैसे पता कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो अपन के लिए बैटरी से पता चलता है। ये बैटरी में जो बड़ा वाला एंड होता है वो पॉजिटिव एंड होता है और जो छोटा वाला एंड होता है वो नेगेटिव एंड। जो नेगेटिव एंड होगा आप उस तरफ नेगेटिव कर सकते हो, इस तरफ पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं। जो नेगेटिव एंड होता है वो कैथोड होता है, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, और जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज। ये मतलब बैटरी डिसाइड करता है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, हम डिसाइड नहीं करते। अगर उसको पानी में डाल दें तो अपन कहेंगे हमारे पास इसमें पानी होगा,
सोडियम आयनों और मैं इसको एक CH3 ले लेता हूं, क्या फर्क है? मैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अब अपन कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। अब मेरे पास, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा वो देखना होता है, वाटर का या सोडियम का। तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, उसमें किसका टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, वाटर का या फिर अल्कली मेटल का, है ना? ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी एस ब्लॉक मेटल से ज्यादा होता है, राइट ना? मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, भाई देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या पढ़ा तुमने मुझे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक मेटल का मेटल आयन कम होता है डी ब्लॉक, मेटल आयन कम होता है वाटर से, वाटर का कम होता है कॉस्टली मेटल से, जो महंगे वाले मेटल। मैं तो ऐसे करता हूं, बाद में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा बात बताऊंगा, मतलब पूरा सीरीज बताऊंगा कॉस्टली मेटल, और कॉस्टली मेटल भी मैं कॉस्ट के हिसाब से देता हूं, कॉपर का कम सिल्वर से, सिल्वर का कम गोल्ड से, मतलब कॉस्ट के हिसाब से, जिसका कॉस्ट ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा, मतलब कॉस्टली मेटल का, मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा। अब इतना तो याद रख ही सकते हैं कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका होता है, एस ब्लॉक, तो डी ब्लॉक से भी कम होता है मेटल, तो एस ब्लॉक मेटल उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होगा, राइट? तो अपन क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन, तो वाटर का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, चलो वाटर को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वाटर का रिएक्शन होगा वही है सोडियम के कंपैरिजन में, ठीक है? वो रिएक्शन होगा ना कैथोड पे, अगर वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपन कहेंगे, अब वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे करोगे, कोई रिएक्शन तो बैलेंस करना है अपन को, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक जगह इलेक्ट्रॉन लेंगे दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन देंगे, सो इट विल बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो अपन कहेंगे उस केस में तुमको एक जगह इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और एक जगह इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट? तो अगर इलेक्ट्रॉन लो है तो बैलेंस करेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है ना, बैलेंस करना है, इसको नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना है ना, उधर वो H चार्ज बैलेंस, एक ऑक्सीजन और H की बैलेंस, ठीक है? चलो हाफ H2 लिख देते हैं, मेरा रिएक्शन भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा इधर, और सॉल्यूशन में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो गया और सॉल्यूशन में क्या बना, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, Na, और हाइड्रोजन लिबरेट हो गया और OH ने बना दिया NaOH, किस पे, कैथोड पे या एनोड पे, कैथोड था, राइट? सब उधर कैथोड है, मैंने भी समझ में आया सबको, ठीक है ना? अब एस ब्लॉक में इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा ऐसे बता दूं, आपको पता रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में हमेशा क्या, राइट ना? अब एनोड की बात करते हैं, भाई एनोड को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल होता है जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे सेल में बैटरी से उतने बाहर भी जाएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर देना भी पड़ेगा। एनाइन क्या है अपने पास, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब इससे इलेक्ट्रॉन, अब अपन कहेंगे सर ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज है, पक्का ना?
हाँ या ना? भाई नेगेटिव चार्ज और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड के बीच में कोई sp3 नहीं है। अरे इसका तो बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट किया अपन, किया ना बॉन्ड ऑर्डर इधर से 3/2 ओ केमिकल बॉन्ड, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, अब ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये पहले इवन थे ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक तो नेगेटिव चार्ज इसका था ना, इस वाले नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन था ना वहां पर, नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन भी हटेगा, वो ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल और अनस्टेबल। वो काफी अनस्टेबल होते हैं, अगर वो अनस्टेबल है तो ये CO2 रिमूव कर लेता है, बनेगा CH3 रेडिकल प्लस ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना। कार्बोक्सिलेट रेडिकल्स आर अनस्टेबल, वो हमेशा CO2 रिमूव कर देते हैं। कार्बोक्सिलेट रेडिकल आर अनस्टेबल, दे ऑलवेज रिमूव CO2। तो अगर वो CO2 रिमूव करेगा तो अपने पास CH3 रेडिकल बन गया। क्या बन गया अपने पास? CH3 रेडिकल। ये CH3 रेडिकल will react with other CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल to form दो CH3 रेडिकल रिएक्ट करेंगे, लो एक और बनेगा, विल गेट। अब एक और बनाओगे, अगर दो कार्बोक्सिलेट यूज कर रहे हो ना, तो दो रेडिकल बनेंगे, दो CO2 बनेंगे, तो एक एल्केन बनेगा, अभी कैसा प्रोडक्ट है ये लो, ये प्रोडक्ट कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब मैं कोई दूसरा रिएक्शन ले लूं, मान लो मेरे पास ऐसे निकल, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? What will be the product of reaction? अगर अपन डिफरेंट ले लें तो अगर डिफरेंट ले लें तो फिर जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन में हो रहा था ना, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, इसमें भी अपन को मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, इसमें तो अपन थोड़ा के लिखेंगे, तीन कार्बन एटम थे, इसका एक रेडिकल, इसका एक रेडिकल, ये प्रोडक्ट 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। किसी को डाउट नहीं भाई? इसमें CH3, इसका एक रेडिकल बनेगा, क्योंकि CO2 तो निकल जाता है ना, तुमको पता है, CO2 तो हटा देते हो ना, ये वाला रेडिकल बना देते हो आप, जैसे जिससे कार्बोक्सिलेट अटैच्ड होता है उसी कार्बन पे आप रेडिकल बना देते हो, और फिर वो रेडिकल दूसरे रेडिकल से रिएक्ट कर लेता है, तो वी गेट द प्रोडक्ट। एक इसका रेडिकल हो गया, एक दो रेडिकल हो गए दोनों आपस में, इन दोनों को प्रोडक्ट बनाओ, तो ये वाला प्रोडक्ट तो आप बना सकते हो, ब्यूटेन बनेगा, एक रेडिकल ये बन गया है ना, ये भी रेडिकल बन जाएगा ऐसा CH3। पक्का समझ में आया? ना आए तो बता देना कि यही समझ में नहीं आया, बताऊंगा मैं फिर उसको, ठीक है?
और अगर इसमें लिखेंगे तो फिर अपन कहेंगे सर हमारे पास इसमें तो दो चॉइस है, दो रेडिकल ऐसे बनेंगे ना, इसमें तो अलग अलग रेडिकल बना रहे हैं, तो इसमें तो एक जैसे रेडिकल बना रहे थे आप, अलग अलग रेडिकल बनेंगे तो फिर ये रेडिकल इसी टाइप का रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, तो ये बन जाएगा। ये रेडिकल अगर इसी टाइप का रेडिकल से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। और अगर ये रेडिकल, हाँ बिल्कुल, अगर इससे रिएक्ट कर जाए तो फिर ये बन जाएगा। देन वी गेट मिक्सचर ऑफ, और मिक्सचर ऑफ एल्केन बनाएंगे तो यू नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, और डिफिकल्ट टू सेपरेट इसलिए अच्छा मेथड नहीं होगा टू प्रिपेयर एल्केन। This cannot be the good method to prepare the alkane. The limitations are exactly same as that is for Woods reaction. इसके भी लिमिटेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे Woods reaction। ठीक है, the limitations are exactly same as that of Woods reaction। वो आप लिख देना। फिर डाउट हो तो बता दो। ठीक है, ये तो थे प्रिपरेशन। अब अपन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब अपन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फिर अपन फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया, लेकिन आप लोगों को होमवर्क आपको करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में पहले अपन एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। पहले अपन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनकी बात करें। एल्केन्स फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन आर गैसेस, पेंटेन टू, है ना, हेप्टाडेकेन that is 70 are liquids, and C18 onwards are gases, solids. Onwards are solids. Onwards are solids. ठीक है, the density is less than 1. Very strong, 0.75 to 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डिपेंडिंग कि कितने कार्बन एटम है, क्योंकि इधर कम कार्बन है तो व्हाट आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो वो गैसेस होते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विड होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो सॉलिड्स। तो वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया, राइट। सो ऑल एल्केन्स फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसकी डेंसिटी तो वाटर से कम है ना सभी का। अगर डेंसिटी वाटर से कम होगा तो दे विल फ्लोट ऑन वाटर, राइट। बॉइलिंग पॉइंट की बात, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, फिर तो बड़ा इजी है, अपने मॉलिक्यूल मान बदल देना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस, मॉलिक्यूल मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ऑब्वियस बात है, मॉलिक्यूल मास ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। Directly proportional to water force.
ये सब आपस में प्रोपोर्शनल है एल्केन के लिए, किसी को भी किसी से प्रोपोर्शनल एंड वाइस वर्सा। एल्केन के लिए ये सब आपस में प्रोपोर्शनल है, किसी को भी आप किसी से भी प्रोपोर्शनल बना फॉर एल्केन्स, आप किसी को भी किसी से भी प्रोपोर्शनल बना सकते। अभी अपन लिखेंगे एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट of normal alkene is greater than of branched alkene with same mark. मतलब डायरेक्टली एग्जांपल लिखते हैं rather than writing just ना कि सेंटेंस में पढ़े पर एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अगर अपने पास ऐसे गिवन है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इस, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, राइट? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इस, नंबर ऑफ कार्बन रखना, तो कार्बन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लिखा मॉलिक्यूलर मास, ब्रांचिंग पे थोड़ी, ठीक है? मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो अपन को ब्रांचिंग और वो नॉर्मल वगैरह देखना है, नहीं तो नहीं देखना। मॉलिक्यूलर मास अगर अलग अलग है तो फिर ब्रांचिंग नहीं देखना, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है ना? बाकी मुझे कुछ क्योंकि गलती करते तो अपन इसमें नहीं तो नहीं, ठीक है ना? तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और क्वेश्चन भी अपन तो सिर्फ यही से लगता है, बाकी वाले क्वेश्चन, बाकी अपन तो पता है पेट्रोल पानी पे क्यों फ्लो करता है, तो लिखा राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन लिखेंगे सिंस all the bonds present in alkene are strong sigma bonds, so they do not show addition reaction, do not show addition reactions, so they do not show addition reactions since all the bonds, मुझे ऐसे लिखना, since all the bonds, so they do not show addition reaction, but they show substitution reaction. Substitution, they only show the substitution. They will only show the substitution. The most important reaction of alkane is halogenation. So
Very first one, substitution reaction, halogenation of alkane. Halogenation of alkanes. Right? Like clear here? तो अपन सीधा O1 लिख लेते हैं यहाँ पर halogenation of alkanes. अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे CH4 प्लस Cl2 लिखता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो जाता है तो वी गेट CH3Cl. We get CH3Cl. If this is an excess, अगर ये excess लेकिन अगर Cl2 excess में अगर Cl2 excess में लेंगे in this reaction then we get CH3 मतलब जितने हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस that is CCl4 carbon tetra all hydrogens are replaced by halogens. These reactions follows radial. The reaction follows free radical. The reaction follows free radical. अब अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सीखेंगे जैसे अपन ने देखा वुड्स रिएक्शन भी फ्री रेडिकल बना रहा था मैंने आपसे कहा था नोट करके लिखा और कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ठीक है ना तो अब अपन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या पूरे केमिस्ट्री का रेडिकल मैकेनिज्म्स होते कैसे हैं वो सीखने वाले फ्री रेडिकल Free radical reactions are carried out in 3 steps. All free radical reactions are carried out in 3 steps. Are carried out in 3 steps. They are carried out in 3 steps. All free radical mechanisms are carried out in 3 steps. One is called the chain initiation step. In which free radical is formed. दूसरा होता है chain propagation step. प्रोपगेशन स्टेप पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्री रेडिकल से रिएक्ट करवाओगे in which free radical of organic compound is formed of organic molecule is formed और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप चेन termination step in which the two radical reacts to terminate the chain. In which the two free radical in which any two free radical reacts to terminate the chain.
reacts to stop the chain. ठीक है ना, तो chain को stop करेगा to stop the chain. ठीक है, इसी एग्जांपल को अपन उसमें राइट ना देखते हैं कि कैसे किया होगा. उस एग्जांपल को ले लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसे आपने रिएक्शन किया. So एग्जांपल लेते हैं, that is chlorination of methane. Chlorination of methane वो तो लिखा हुआ है, ठीक है. In excess of Cl, मतलब सेकंड वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं. पेट्रोल का बर्निंग जो होता है गाड़ी में, तो वो फ्री रेडिकल में कैंसिल होता है. There is a chain reaction. तो अपन लिखेंगे स्टेप 1 चेन इनिशिएशन. मतलब हमने रेडिकल को इनिशिएट किया, बनाया. तो इस स्टेप में Cl2 जो है, ये वाला Cl2 और ये वाला Cl2, राइट ना, ये दो Cl2 है. तो इसमें अपन क्या करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H2 लिखेंगे. तो रेडिकल जनरेट होगा, और रेडिकल जनरेट होगा तो रेडिकल तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रेडिकल के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है. Radicals are always formed when there is a homolytic fission of bond. Right, no? Homolytic fission of bond. Oh, center से break होगा bond तो we get the freight. Chain propagation. Propagations. अभी chain propagation step में what will happen? ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनता है, तो विल गेट दैट CH3H है अपने पास. जो रेडिकल आपने जनरेट किया है, दोनों में से एक कोई वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो इसका होमोलैटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होगा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल प्लस HCl, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन. ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा तो उसको अपन रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ, तो ये इसको ब्रेक करेगा, तो आई गेट CH3Cl और फिर एक Cl रेडिकल बन गया. ये Cl रेडिकल वापस CH4 से रिएक्ट करेगा, फिर CH4 से रिएक्ट करेगा. सो ये CH3Cl बना, तो अब चेन रिएक्शन करना है तो ये इससे रिएक्ट, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे, ये Cl रेडिकल इसको ब्रेक करेगा, तो मेरे पास ऐसे बनेगा HCl बन गया. अब मैं इसको वापस रिएक्ट करवाऊंगा इसको Cl2 से, फिर Cl2 से रिएक्ट करवाऊंगा तो I'll get that CH2Cl2 और फिर Cl रेडिकल बन गया, ये ब्रेक हो. अब ये रेडिकल बन गया तो ये रेडिकल वापस इससे रिएक्ट करेगा, फिर रेडिकल रिएक्ट करेगा तो फिर इसका एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा और इसका रेडिकल बनेगा, फिर HCl बन गया. फिर ये Cl2 से फिर रिएक्ट करेगा, ये Cl2 से फिर रिएक्ट करेगा, तो अगर Cl2 से फिर रिएक्ट करेगा तो ये CCl3 बना देगा, फिर HCl अपने पास बन गया CCl3, इससे रिएक्ट करेगा रेडिकल और ये बनेगा HCl. अब ये रेडिकल बनेगा तो फिर इसको फिर Cl2 से रिएक्ट करना, फिर Cl2 से रिएक्ट करवाया तो ये बन गया CCl4. इसको पहले Cl2 से रिएक्ट करवाया ना अपन ने, इसको अपन ने करवाया तो ये इससे रिएक्ट करके CH
नहीं, एक स्टेप खा गए। ये से रिएक्ट करेगा तो भी CHCl3 रेडिकल बनेगा, CHCl3 बनेगा और फिर उसके बाद Cl रेडिकल, अब CHCl3 रेडिकल बनेगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, उस रेडिकल के साथ, अब बनेगा CCl3 रेडिकल। ये वाला स्टेप खा गया। तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, उसके बाद फिर क्या, फिर CCl3 रेडिकल जो है वो Cl2 से फिर रिएक्ट करेगा to get CCl4 and Cl रेडिकल। अब इसका हाइड्रोजन खत्म, तो अब टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज अ चेन रिएक्शन, एक बार शुरू हुआ तो वो चलता है, राइट ना भाई। आप जब तक कार को बंद नहीं करोगे तब तक उसका मैकेनिज्म चलता रहेगा, ठीक है, तब तक वो आपका मैकेनिज्म चलता रहेगा। अब थर्ड स्टेप आता है, टर्मिनेशन स्टेप। अब एक बात देखो, मैंने इतने सारे प्रोपगेशन स्टेप लिखे, मैंने कभी दो रेडिकल को रिएक्ट नहीं करवाया, राइट ना, वो कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकते। अगर दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे तो दैट इज अ टर्मिनेशन। व्हाट माय पॉइंट नाउ, टर्मिनेशन स्टेप में, इधर प्रोपगेशन स्टेप में आपके पास बहुत सारे रेडिकल दिख रहे हैं, सिंस सभी चेन में बनते रहते हैं, आप किसी भी दो को रिएक्ट करवाते हैं टर्मिनेशन स्टेप, आपकी मर्जी, आप जो रिएक्ट करवा लें। आपका ऑर्गेनिक सर मैं दो ऐसे रेडिकल रिएक्ट करवा लूंगा, करवा लूं। मतलब इथेन कैन बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, मतलब प्रोपगेशन स्टेप में जितने रेडिकल आपको दिख रहे हैं किसी भी दो को रिएक्ट करवाओगे दैट विल बी द टर्मिनेशन स्टेप, राइट ना। इसलिए ये सारे रेडिकल का इंपॉर्टेंस है। हो सकता है मुझसे ऐसे पूछना, अच्छा बताओ ये बनेगा क्या रिएक्शन, तो अपन कहेंगे अच्छा देख लेते हैं ये और ये बन रहा है क्या, दो रेडिकल हम बन रहे हैं, इधर दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बने। अपन जब पूछेंगे अच्छा बताओ इसमें कहीं इथाइल रेडिकल बन सकता है, इथाइल क्लोराइड बन सकता है, अपन कहेंगे इथाइल क्लोराइड के लिए अच्छा ये दोनों है क्या उसमें है, ये तो इधर बन रहा है और ये इधर, इन दोनों को रिएक्ट कर दो, ये बन राइट ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे अपन से, बताओ मीथेन को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो बताओ इथाइल क्लोराइड बन सकता है क्या, बन सकता है, सब कुछ मतलब सारे स्टेप अपन को आने चाहिए, राइट ना। एक बार हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया, थर्ड हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया, फोर्थ हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाया, तो अपन को ऐसे ही याद रहेगा, सारा लिखने की जरूरत नहीं। एक एक करके आप सारे हाइड्रोजन हटाओगे, तो टर्मिनेशन स्टेप में ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी टर्मिनेशन स्टेप, कुछ भी हो सकता है। अब मतलब मैंने आपसे कहा कि टर्मिनेशन स्टेप मतलब दो रेडिकल रिएक्ट करना आपके, ठीक है ना, जितने बने उनमें से कोई। रेडिकल रिएक्शन में कभी ऑक्सीजन में नहीं हो सकता, एयर में नहीं हो सकता, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ फ्री रेडिकल एब्जॉर्बर। इसलिए तो कार का पेट्रोल के लिए अपन इतना बड़ा इंजन बनाते हैं,
और वो उसमें पूरा कार्बोरेटर सील्ड करके बनाते हैं क्योंकि उसमें एयर नहीं आना चाहिए, वरना फिर बाद में वो रुक रुक जाए। रेडिकल एब्जॉर्ब हो गया तो पेट्रोल इंजन में जाना बंद हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको बताया था कि भाई पेरोक्साइड या लाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होगा इट विल फॉलो फ्री रेडिकल। और गामा रेडिएशंस कभी कभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है ना, या फिर पेरोक्साइड्स। ऑफ पेरोक्साइड आपका क्लास कब तक है? Around 8। अच्छा वो तो वहां से भी चेक कर एक से ज्यादा हो गया होगा ना, तो फिर काफी होगा। 2 क्लास वैसे भी ज्यादा हो जाता है ना? एक मतलब एक साथ फिजिकल होता तो ज्यादा नहीं होता, या रिवीजन होता तो ज्यादा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर रहे, आपको क्या क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता ना, है ना? हाँ बोल रहे हो कितने बेसिक में से। चलो ठीक है सर 1 मिनट सर कॉपी करना। ठीक है, कॉपी कर दो। हाँ बस आ जाओगे आगे हो गया। तो फिर वो काम कर लिया हैं? पीडीएफ नहीं है इसका, तुम लोग अच्छा तभी तुम लोग इतने अच्छे से बैठ के पढ़ते वैसे ही पढ़ते, नहीं तो पार्ट पे बोल देते कितने टाइम वेस्ट हो गया ना। वो थोड़ा सा पता चलती है आगे तो ठीक है। तो मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ता है, मोबाइल से